कि एक गर्लफ्रेंड 980 डायन के बराबर होती है। डायन। अब देखो, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था उसके बारे में हम लोग अच्छी डिटेल में पढ़ना है। वैसे आखिरकार जो एंड में तुम्हें एक बात पता चलेगी, वो बात चलेगी जो सेकंड लॉ है ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? सेकंड जो लॉ है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड लॉ ही फर्स्ट लॉ के बारे में बताएगा और सेकंड लॉ ही थर्ड लॉ के बारे में बताएगा। इसका मतलब है कि सेकंड लॉ को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आखिरकार उसी ने तो हमें लोग एक फोर्स वाला फॉर्मूला दिया था। सेकंड लॉ में जो हम पढ़ते हैं बेसिकली क्या पढ़ते हैं, F इक्वल टू एम ए, फादर मदर, है कि नहीं? तो आखिरकार सेकंड लॉ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। न्यूटन का पता इसलिए महान मानते हैं यार कि एक तो उसने सेकंड लॉ दिया है, और दूसरी बात यह है कि उसने कैलकुलस भी दी है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। चलो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया वालों ने भी कम नहीं दी है। एक इंडिया वालों ने तुमने एक चीज दी है, वो दीजिए जीरो। जीरो कितने काम की तुम लोगों की? अगर मान लो कुछ नहीं लाते तो जीरो नहीं मिलता ना कुछ ना कुछ के लिए तो जीरो था। और दूसरी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री भी इंडिया की देन है। और कई लोग सुनते हैं पाइथागोरस जो है वो बौद्धायन ने दी थी। बौद्धायन, हाँ, पाइथागोरस इंडिया की देन है। और क्या? और जितनी भी अब देखो, कुछ लोगों का कहने का मतलब ये भी है कि न्यूटन ने आखिरकार वो दी थी इंटीग्रेशन। कुछ लोगों का कहना है कि ये वैदिक मैथमेटिक्स में पहले से डिस्क्राइब है, मतलब जो जितनी अभी तक तुम लोग फिजिक्स जितनी थ्योरी में पढ़ रहे हो वो सब चीज़ पहले से हमारे ग्रंथों में है, हर चीज़ है यार। ऐसी नहीं तक्षशिला नालंदा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। जब दूसरे देश के पत्ता पहन के घूमते थे तब हम लोग रिसर्च करते थे। जब दूसरे लोग पत्ता पहन के घूमते थे तब लोग रिसर्च करते थे। तो देखो बात ऐसी है कि मान लो कोई लड़का है, उससे कहो 2+2, वो कहेगा 4। जैसे उसने 4 किया तुम तमाचा मार दो। पहला जो मार के गया, दूसरी बार उससे कहा बताओ 2 और 2, उसने कहा 4, फिर उसमें मार दो तमाक। मतलब अगर ऐसे ही साल चलता रहा तब उससे कहेगा 2+2, वो 4 तो जिंदगी नहीं बोलेगा, है कि नहीं? 4 तो जिंदगी नहीं बोलेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गलती है। ऐसे ही हुआ इंडिया के साथ कि यार इंडिया पे इतने लोगों ने रूल किया है, उनकी बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय की गई हैं। तो अगर इंडिया बारे में बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं ना, अब देखो अभी इन लोगों ने अभी पता लगा पाया है कि स्पेस में जीवन संभव है। और एक ऋषि हुए हैं, मतलब इंडिया के उल्लेख उसमें दिया है ग्रंथ में कि एक ऋषि थे, उनसे एक राजकुमारी ने मतलब की थी क्या नाम पेशकश, लड़कियां तो होती घूमने वाली, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पुरुष से हम शादी करेंगे जो हमें ब्रह्मांड के चक्कर लगवा सके, मतलब जो हमें ब्रह्मांड घुमा सके। जैसे आजकल की जो गर्लफ्रेंड बनती हैं, पत्नी बनती हैं कि चलो गोवा चलें, स्विट्जरलैंड चलें, पेरिस चलें, तो इनका भी इसी शौक था। नहीं, अच्छी बात है। कोई नहीं मिले तो एक ऋषि मुनि मिले। ऋषि मुनि मतलब साइंटिस्ट, सिंपल सी कहानी है। तो उन्होंने कहा चलो हम घुमाते हैं। तो वो पूरे उन्होंने वर्ल्ड में मतलब पूरी यूनिवर्स के चक्कर भी लगाए, उनके बच्चे भी पैदा हुए। इसका मतलब ये है कि अगर उनके बच्चे पैदा हुए इसका दूसरे ग्रह पे भी जीवन संभव है, दूसरे ग्रह पे भी जीवन संभव है। और आज की डेट में वो लोग वही खोज रहे हैं। आर्यभट्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। और अभी एक चीज और देखोगे, चलो वो सब चीज है कि अभी तक साइंटिस्ट ने अभी कुछ साल मतलब ज्यादा साल नहीं हुए 100, तो उन्होंने कहा था ना कि अर्थ गोल होती है कि नहीं? लेकिन तुम एक कहानी पढ़ोगे उसमें विष्णु भगवान का एक अवतार होता है, वो सूअर का रूप लेते हैं और अपने दोनों सींगों पे पृथ्वी को गोल से चीज उठाए दिखाते हैं कि नहीं? और ये आज से 5000 साल पहले कहानी है। उनको तब भी पता था कि पृथ्वी गोल होती है, और ये आज हमें चमका रहे हैं कि साल पृथ्वी गोल होती है। हम लोग पहले कर चुके हैं। जिसे आज दुनिया एटम बॉम्ब बोलती है ना,
उसे हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते थे। ब्रह्मास्त्र का क्या था कि जहाँ अप्लाई करोगे वहाँ नामो निशान मिट जाएगा। एटम बम का क्या काम है, जहाँ होगा वहाँ नामो निशान मिट जाता है। सिंपल सी है। मतलब देखो इंडिया का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग जो गीता होती है ना, जैसे ग्रंथ होते हैं, उसको सिर्फ हम लोग धर्म से जोड़ के पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां इसको रिसर्च पे वर्क करते हैं। आखिरकार वहाँ गीता के एक एक श्लोक पे रिसर्च करी जा रही है और हम लोग यहाँ उतना महत्व नहीं देते, हम लोग उतना समझते नहीं है। उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि दुनिया में पहले सी जो भारत के पास बहुत कुछ है, उसने बहुत कुछ पहले लिख दिया है। चलो ये तो सब बहुत मतलब थियोरिकल हो गई है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा है, जिसमें कहता है जैक स्पैरो, उसमें जो रोल लिया गया वो कृष्ण भगवान से लिया गया है। हाँ, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जॉनी डेप जो है, उसमें जो जैक स्पैरो को रोल लिया गया था वो कृष्ण भगवान से मतलब मिलता जुलता मिलाया गया था। वो भी बिल्कुल नटखट होता है, एक पंख लगाया रहता है, घूमता फिरता रहता है। तो आप लोग दोबारा अपन टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत भटक गए हैं। तो अपन लोग पढ़ते हैं सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ का सिंपल सा इतना सा कहना है, अगर कोई पता है डेफिनेशन लिखना चाहे तो लोगों अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ लिख लो। इसलिए हम कहते हैं यार कि देखो मॉडर्न बनो, मॉडर्न सोच रखो, लेकिन प्रिमिटिव अपनी चीज से जुड़े रहो। ये नहीं कि मॉडर्न दो कितना भी हो जाओ, लेकिन तुम्हें हमेशा उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि इस चीज का ओरिजिन कहाँ है। तुम आज जिस चीज के एटम, जिससे पूरी फिजिक्स पढ़ते हो, उसे बहुत पहले महर्षि कन्नड़ ने, शायद वही नाम है, उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि एटम नाम की एक चीज होती है, जिसे अणु परमाणु बोलते हैं। समझ रहे कि नहीं? मतलब हम लोग बहुत आगे हैं। जैसे अपन का कैसे सिस्टम है, चलो हम डेफिनेशन लिखवा दे, टेंशन नहीं, अच्छी बातें याद आगे बता देते हैं। जैसे मान लो एक राउंड लगा रहे हैं, जैसे मान लो इसमें भीड़ दौड़नी स्टार्ट हुई, भीड़ क्या हुई, दौड़नी स्टार्ट हुई है। इसमें बाकी कंट्री है और इसमें क्या है, एक इंडिया है। मान लो इंडिया ने पहला चक्कर लगा लिया है, ये लोग सब यहाँ हैं, ये सब लोग यहाँ हैं और इंडिया है यहाँ। कहाँ है? ये सब यहाँ है और इंडिया है यहाँ। अभी इनका पहला राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इंडिया पहला राउंड करके, हाफ राउंड करके पीछे चल रही है। तो अपन को पता क्या लग रहा है कि अपन पीछे हैं, लेकिन अपन एक बार राउंड लगा चुके हैं पूरा। बाकी लोग भी लगा रहे हैं, अब अपनी अपनी थ्योरी पढ़ाते हैं, थोड़ा चलता है। देखो लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट, देखो लिख लिया, इतना लिख लिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force. मतलब इसका कहने का मतलब यही है, इतना ही मिटा देते हैं। देखो सुनो, इसका कहने का मतलब ये है कि F is डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ma। अब इसका प्रूफ कराएंगे, इतना पहले लिख लो है कि F is डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ma। अब एक दूसरा पॉइंट और लिख लो, द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ना, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी चेंज होगा। The change of momentum occur in the direction of the force। अब देखो जो ये करा है ना, इसका हम प्रूफ कराते हैं। ये काफी प्रूफ इंपॉर्टेंट है, तो हम बता देते हैं। लेकिन मैं एक ही तुम लोगों को उससे पहले बता दूं
देखो सुनो, ऐसे मान लो एक बॉडी थी, अभी बता देते हैं। इस पे मान लो F फोर्स लग रहा है, तो जो F इक्वल टू एम होता है ना, एम जो होता है, जैसे मान लो और कंफ्यूज वाली और करते हैं। जैसे मान लो इस बॉक्स का वेट मास है 3 kg, ये एक्सलेट हो रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक आदमी है, उसका मास है 70 kg, वो F नाम का क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि 70 इंटू 2, दूसरा है 3 इंटू 2। दोनों न्यूटन में, न्यूटन बताते हैं। बताओ कौन सा वाला सही है, फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला? बताओ फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? क्योंकि देखो इस आदमी का जो एक्सेलरेशन है वो भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये जो देखो सुनो, ये जो 2 मीटर पर ये 2 लिखा है ना, ये 2a रहा, और ये 2 लिखा है, ये 2a रहा है। तो बताओ इसमें से a वाला सही है कि a वाला सही है? बताओ। फॉर्मूला तो डेरिवेशन तो करेंगे बाद में, पहले मतलब तो समझे हम। बताओ कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहले वालों के लिए वोटिंग करो, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो, कितने हैं? बेटा अगर जिसने दूसरे पे खड़ा किया और पहला सही हुआ तो सोच लेना, क्योंकि कुछ भी सही होता है, मुझे कुछ नहीं पता है। बता बेटा पहला सही है कि दूसरा सही है? पहले में कितने एग्री हैं? बोलो, हाथ खड़ा करो, चलो लंबा लंबा। और किसे किसे लग रहा है? अभी कुछ भी नहीं कहेंगे, किसी से भी समझाएंगे यार। दूसरा वाला किसे लग रहा है? और जिसने दोनों में खड़ा नहीं किया वो बीच की कैटेगरी का है। और बीच वाले कौन कहलाते तुम भी जानते हो। तो पहले में कौन है? पहले में कौन कौन है? 2 लोग हैं। और दूसरी में बड़ा जो अगर रह गया ना, समझ ना, वो बीच का है। इसलिए लंबा लंबा हाथ करो। देखो चलो कोई बात नहीं, जो है वो सेकंड वाला सही है। जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, तो इसी का मास लेते हैं और इसी का एक्सेलरेशन लेते हैं। सिंपल सा है। कई वहाँ कन्फ्यूजन होती है, सब लोगों को कन्फ्यूजन होती है। कई लोग सोच लेते हैं कि इसका मास लेना है और इसका एक्सेलरेशन नहीं। जो बॉडी जिस पे फोर्स निकालना है ना, उसी का मास लो और उसी का एक्सेलरेशन लो। बेटा अभी जो कहानी आसान लग रही है ना, जब पुली वाले क्वेश्चन होंगे ना, स्लाइडिंग होंगे ना, ये बहुत कठिन कर देगा ये कॉन्सेप्ट। इसलिए कॉन्सेप्ट अभी धीमे समझो। पुली वाले तुम फ्रिक्शन वाले से छुट्टी हो जाते कर दोगे, जिससे ऐसी और जब लोग नाम चिल्लाते रहते हैं ना, तुम क्वेश्चन ऐसे लोगे ऐसे पूरे कर दोगे। लेकिन सबसे पहले समझना, तुम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इतना सिंपल सा याद रखना कि हमें किसका आखिर का एक्सटर्नल लेना है, सेकंड लॉ। तो आखिरकार हम लोगों ने क्या किया, द अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। देखो सुनो, हमने कल पढ़ा था कि मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम भी होता है। इसे अगर वेक्टर में लिखना चाहे तो ऐसा सिस्टम सा लिख लेना। वेक्टर की वीडियो अच्छे से डालनी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जान गए हो, मतलब आखिरकार मोमेंटम का फॉर्मूला इतना सा होता है। इतना किसी कोई डाउट्स है? अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहाँ भी रेट आ जाए, मतलब टाइम से कोई चीज़ चेंज होती है, तो इसका मतलब ये है कि dp अपॉन dt इक्वल टू f। समझ रहे कि नहीं? तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसी के मोमेंटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मोमेंटम के बारे में बात ऐसे कर रहे हैं, जैसे मान लो पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, इसका मास था कितना, 5 kg। और फिर कुछ देर बाद ये चलने लगा। ऑब्जेक्ट कितने चलने लगा है, ये मास तो चेंज होगा नहीं, जैसे अगर मान लो टूटे मूटे नहीं तो 5। और फिर चलने लगा है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन से। जैसे मान लो अगर स्पीड में देखना तो स्पीड में देख लेते हैं, एक्सेलरेशन चेंज हो उससे मतलब को ज़्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि अगर स्पीड चेंज होती है
तो एक्सेलरेशन भी आ जाता है। जैसे अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है पहले और फिर मान लो 3 मीटर पर सेकंड स्पीड चल जाए, स्पीड का चेंज होना ही मतलब एक्सेलरेशन कहलाता है। बहुत सारे लोगों को एक्सेलरेशन में कन्फ्यूजन होगी तो पुरानी वीडियो देख लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इतना है। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ये डिफरेंशिएशन वाला ही पीछे से कवर करना। P इक्वल टू क्या होता है, mb। इतना चीज हो गया है। जो चीज कांस्टेंट होती है, जो चीज क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बाहर निकाल लेते हैं। तो आखिरकार ये मास कांस्टेंट है, समझ रहे कि नहीं। हम लोगों ने मास निकाल लिया बाहर, फॉर्मूला लिख लिया dv अपॉन dt। क्या लिख लिया है, dv अपॉन dt। और अभी बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि dv अपॉन dt को क्या बोलते हैं, शायद इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, जानते कि नहीं। लेकिन बहुत सारे जो नए नए होंगे ना, एक दिक्कत होगी कि dv अपॉन ए क्या है। देखो जैसे मान लो आखिरकार ए कहीं भी ए भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है b2 माइनस b1। मतलब अगर तुम इसको भी ऐसा देखना चाहो तो इसका मतलब है कि b2 माइनस b1, मतलब ये छोटा होता है बड़ा होता है, इससे मतलब नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब अगर इसका वैल्यू निकालना चाहोगे कैसे निकालोगे, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। नहीं, चेंज के बारे में बताता है, इतना है। और dv अपॉन dt को ही हम ए बोलते हैं, तो इक्वल टू ए। और हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी के आने की वजह से ये तीर लग जाते हैं। तो हम लोगों ने आखिरकार क्या पढ़ा है कि f इक्वल टू, अभी देखो सुनो, मतलब dv अपॉन dt इक्वल टू ma। इतनी चीज किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है ना, इतना रफ कर दें जी। अब देखो और अच्छे से देखो, अब और इम्पोर्टेंट आने वाला है। अभी देखो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली बात आ गई ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली तो बात थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी। देखो जहां भी समझ में नहीं आया बता देना, बहुत प्यार से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। देखो सुनो, उन्होंने कहा अप्लाइड फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। इतना ही सब समझ में है कि नहीं। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ये साइन हटाते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। कंफर्म, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। और ये dp अपॉन dt तो होगा, जो f इक्वल टू इतना आ गया है। और अभी जो हम पढ़ चुके हैं, हम क्या पढ़ चुके हैं कि dp अपॉन dt को ही हम ma बोल रहे हैं। इतनी चीज, इसका मतलब क्लियर क्या हो गई है कि अगर a भी कांस्टेंट नहीं हटा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो f इक्वल टू क्या आ गया है, k m a। जब हम लोग कोई चीज एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो हमने ये देखा कि k की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 1। इस k को पता बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो हमने इसकी जब वैल्यू निकाली तो बनाई, तो f इक्वल टू आया है m a। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, f इक्वल टू ma, जिससे आज तक हम लोग बचपन में याद करते आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हें किसी का मोमेंटम का चेंज पता हो और बताएगा फिर कितने टाइम में चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मतलब अभी धीमे धीमे क्वेश्चन करेंगे, एक आध क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा। तो आखिरकार हमने निकाली f इक्वल टू ma। एक चीज हमेशा एक चीज याद रखने वाली वो है कि जितने भी फोर्स होते हैं, सबकी यूनिट न्यूटन होती, ऐसा यूनिट। एक चीज तो मैंने वो मतलब CGS या दूसरी भी यूनिट होती, इसमें एक चीज याद कराने वाली बात ये है कि कई जगह पूछ लेते हैं कि एक यूनिट भी होती है 1 GF इक्वल टू होती 980 डाइन बरोबर। डाइन की स्पेलिंग सही लिखी है। डाइन भी एक यूनिट है फोर्स की, GF भी एक
फोर्स की यूनिट है। तो अगर तुम्हें याद ऐसे करना है कि एक गर्लफ्रेंड 980 डायन के बराबर होती है। डायन आया मजा कि एक गर्लफ्रेंड 980 डायन के बराबर होती है। सोच लो जिसकी 2 है वो अपना हाल सोचे। तो हम लोग ने इतना सिंपल सा जान लिया है। और किसी को और कोई दिक्कत हो तो बताओ। और अगर सुनो देखो, इसी को अगर और किसी में लिखना है तो 1 न्यूटन 1 2 3 4 5 डायन के बराबर है। मतलब न्यूटन ज्यादा खतरनाक है। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डायन के बराबर। तो शायद उसी की वजह से आज तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो। सोचो कितना खतरनाक है। तो आखिरकार दोनों चीज याद हो गई है कि नहीं। 1 GF इक्वल टू 980 डायन। थोड़ा एक ही में खुश रहो, दूसरों को भी मौका मिलने दो, दूसरों को भी थोड़ा भाग्य सही होने दो। और न्यूटन के बारे में सब लोग विख्यात हैं, इतना जान रहे हैं। जो एब्सोल्यूट, जैसे मान लो ऐसा यूनिट होती है किसी भी फोर्स की, वो न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में बताया तो इसका नाम आ गया है न्यूटन। कभी कभार तुम भी कोई फॉर्मूला दे दो, वैसे उम्मीद तो नहीं लग रही है, अगर दे दो गलती से, कोई अगर प्रेसलेट हो जाए, नोबेल प्राइज मिल जाए, तुम्हारा भी नाम आ सकता है। इतनी चीज हो गई है क्लियर। सेकंड लॉ जो होता है उसके बारे में कई बार ऐसा कहा जाता है कि सेकंड लॉ ही फर्स्ट लॉ को बताता है, सेकंड लॉ ही थर्ड लॉ के बारे में बताता है। उतनी सी चीज अभी देखनी है। अभी जब किसी को कोई डाउट्स हो तो बताओ।